सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये 3 स्टैम्प्स रिपब्लिक डे के टाइम पे इशूड हुए थे। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक ऑफ इंडिया का था ये स्टैम्प्स हमें बताता था कि कैसे फर्स्ट रिपब्लिक डे पे ये 3 स्टैम्प्स इनाग्रेट हुए थे। आप इनका डेट याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपको पूछ देगा और ये पूछेगा कब इनाग्रेट हुए थे। हो सकता है यहाँ पे ये डेट लिखा हुआ और वो मिसप्रिंट रहे, सिर्फ ये फ़ोटो रहे, तो एक बार आप अच्छे से देखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल हमें बता रहा है कि कुछ नहीं है, बेसिक सा आप एक बार बस पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। अरिफ उल कुरन अद ही आज़म ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश पीपल, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अननोन वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्रिटेन और हिंदुस्तान, जिन्ना स्पेस स्टेट डिनर, लॉर्ड लेडी माउंटबेटन। उसके बाद ये देखते क्या है। फैज़ अहमद फैज़, द स्केर्ड मैरिड ब्राइटनेस इज बीटन बाय द नाइट डाउन, the one that was awaited surely. This is not the down, this is not the down, yearning which had we set out friends hoping to find something somewhere, the final destination of stars in the wildness of the sky, somewhere at least must be sure to the liquid waves of the night, somewhere at least must anchor the sad boat of the heart. ट्रांसलेशन एक्सैक्ट कुछ नहीं है गाइस, इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Faiz Ahmed Faiz 1911 to was born in Sialkot, stayed in Pakistan after the partition. The leftist in his politic learning, he opposed the Pakistani regime, was imprisoned. Collection in the poetry include Naqsi Fardi Datsi Zama, regarded as the greatest poet of South Africa. आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि जो फैज़ अहमद है तो उनका क्या है ये ट्रिब्यूट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फैज़ अहमद ने साफ यहाँ पे लिखा है कि द लेफ्टिस्ट एंड हिज पॉलिटिकल लर्निंग अपोज द पाकिस्तानी रिजीम एंड इम्प्रिजन कलेक्शन ऑफ हिज पोइट्री इंक्लूड। इनका जो पोइट्री था वो इंक्लूड नक्शे फ़ायदी एंड दक्षी नक्शनामा। यहीं तक इम्पोर्टेंट है, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, एक बार आप देख लेना फिर से। यही एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा फैज़ अहमद फैज़ की इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ बताओ, तो नक्शे ई फरियादी, दस्त ई साबा एंड जिन्नामा, ये 2 इम्पॉर्टेंट उनकी पोइट्रीज़ थी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एट कराची। ये कौन है? ये है मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान 1947। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। वी शुड बिगैन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज allegories and majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regard Muslim you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, so as the among the Hindus we all have Brahmins, वैष्णवास, खत्रीज, बंगालीज, मद्रासीज एंड सो ऑन। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आते हैं पठान्स, पंजाबीज। जो पार्टीशन के टाइम पे जो इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी, तो उसमें कुछ पंजाबीज उधर हैं जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं, और जो इधर वाले हैं जो हिंदू मुस्लिम हैं, उस समय लोग का बंटवारा हो गया था। तो सिया, सुन्नीस, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी है। और हिंदू कम्युनिटी के अंदर ब्राह्मण्स, वैश्यास, खत्रीज, बंगालीज, मद्रासी एंड सो विल वैनिश। You are free to go to your temples, and you are free to go to your mosque, to any other people who of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पार्टीशन हो गए हो, ठीक है, जो मुस्लिम वाले अगर इधर आ गए हैं, हिंदू वाले उधर चले गए हैं, तो आप फ्री हो, आप अपने टेंपल जा सकते हो, आप अपने मॉक्स जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोका जाएगा। आप फ्री हो, कुछ भी कोई भी कंट्री चूज़ करो, आप फ्री हो अपने वर्शिप के लिए, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा पूजा पाठ करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग बढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। इसका मतलब है कि नेशन वेक्स टू अ न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स अ बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल इन सैंड सर्विंग टास्क ऑफ फ्यूचर।
कुछ नहीं है, बस एक आर्टिकल है, आप देख लेना। ऐसा मुझे लगता नहीं कि उस समय का कुछ होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ का एक पढ़ लेते हैं। अमृता प्रीतम का क्या है? टुडे आई कॉल वरिशा टुडे आई कॉल वरिशा स्पीक्स फॉर योर ग्रेव and turn today the book of love next affectionate page. Once a daughter of Punjabi cried and you wrote a willing saga. Today a million daughters cry to you. Vaisha, rise. O narrator of the grieving rise. Look at your Punjab. Today fields are lined with crops and blood fills the chinab. Someone has mixed poison in the five rivers flow. Their deadly water is now irrigating our land's glory. This fertile land is sprouting venom from every pore. The sky is turning red and from endless cries of gore. The toxic forest wind screams from inside its wake, turning each fluid bamboo shoot into a deadly snake. ये एक पंजाबी पोइट है अमृता प्रीतम। आपसे पूछ सकता है ये कि अमृता प्रीतम कौन थी और ये कहाँ की पोइट थी और क्या काम करती थी। तो एक बार आप इसको देख लेना, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। अमृता प्रीतम, इनका 1919 से 2005 तक था। प्रोमिनेंट पंजाबी पोइट एंड अ फिक्शन राइटर, रिसेप्शनिस्ट ऑफ साहित्य एकदम अवार्ड, पद्मश्री एंड जनपदा अवार्ड पार्टीशन. She made Delhi her second home. She was active in writing and editing Nagamini and Punjabi Monthly magazine till her last. पूछ सकता है आपसे कि भाई जब वो जीवित थी तो लास्ट काम वो क्या कर रही थी। तो लास्ट काम ये कर रही थी कि she was active in her writing, editing in Nagami and Punjabi Monthly magazine till her लास्ट काम ये कर रही थी। अब यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू का एक आर्टिकल है जो 15 अक्टूबर 1947 उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा था। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे आर कैन नॉट इवन इफ दे वॉन्ट गो एनीवेयर एल्स. दैट इज़ अ बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्गुमेंट. Whatever the provocation from Pakistan and whatever the ingenuities and horror infected non-Muslim there, we have got to deal with these minorities in a civilized manner. We must give the security and the rights of citizens in a democratic state. If we fail to do so, we shall have festering store, so which are eventually poison our whole body, politic and probably destroyed. कहने का मतलब इनका ये था कि भाई उनके पास माइनॉरिटी मुस्लिम की बहुत ज़्यादा नंबर में थी. सो इफ़ कहीं वो जाना भी चाहते थे तो वो नहीं जा पा रहे थे. हम द बेसिक फैक्ट ये था कि भाई उनकी कोई आर्गूमेंट नहीं थी. भाई अगर फ्रॉम पाकिस्तान वट एवर द माइनॉरिटी सिविलाइज मैनर कि भाई जब बंटवारा हुआ तो अच्छी खासी जो स्ट्रेंथिन जो पॉपुलेशन मुस्लिम की थी वो भी इंडिया में थी. तो इन्होंने भी वही प्रस्ताव रखा कि भाई अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो. और जो बहुत लोग अपना घर जिनका यहीं पे था तो वो लोग इंडिया चूज़ किए और बाकी लोग भी यहीं पे थे. तो इन्होंने सोचा कि यार नहीं जाते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ था और कोई भी नहीं चाहता था कि अपना घर छोड़ के वो किसी और ऐसे देश में जाए और फिर से अपना रीस्टार्ट करे लाइफ को. वो बहुत एक मुश्किल स्टेप था. नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं. इसमें है कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. इसका मतलब है कि ऑन अगस्त 15 अगस्त इट नॉट वन बट टू नेशन स्टेट हैज़ कम इन एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. सिंपल आपसे एक लाइन पूछिएगा कि इंडिया पाकिस्तान कब पार्टीशन हुआ था, तो एक ही है 14-15 अगस्त, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है. दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. इस लाइन का क्या मतलब है, आप बताओ मेरे को. इस लाइन का क्या मतलब है, जो ये लाइन है, इस लाइन का ये मतलब है कि दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. यहाँ पे टर्म ब्रिटिश इंडिया क्यों यूज़ किया गया है? ब्रिटिश इंडिया इसलिए यूज़ किया गया है कि जब इंडिया पार्टीशन के पहले उसको रूल कर रही थी ब्रिटिश. अब जब ब्रिटिश से आज़ादी मिली तो वो एक सॉवरन स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान
The drawing of the borders, demarcating the territory of each country, marked the culmination of political developments that you can have read about in the history textbook. According to the two nation theory advanced by the Muslim League. अब यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बन चुका है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टू नेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी। टू नेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो साफ यहाँ पे आया लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी प्रपोज की थी। याद रखिएगा आप लोग कि टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ वन, नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। इंडिया, इसका इस लाइन का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर एक लोग नहीं दो लोग आते हैं, हिंदूज भी आते थे मुस्लिम भी आते थे, और हिंदू के अंदर बहुत लोग आते थे, पंजाबी मराठी सिख, राजपूत, मराठास, बहुत लोग आते थे। इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू हिंदू, दैट्स वाई इट्स डिमांड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम द मुस्लिम। इनका कहना भी ठीक था, जब इंडिया के अंदर हिंदू है और हिंदू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए जो मुस्लिम लोग थे जो इंडिया में, वो डिमांड किए थे भाई मेरे को मुस्लिम का एक नया देश ही बना दो, एक सेपरेट नेशन कर दो जितने मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल्स हैं। सो कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांडेड पाकिस्तान, एंड कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। टू नेशन थ्योरी को कौन अपोज किया था उस वक्त? कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे साफ यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कांग्रेस अपोज द टू नेशन थ्योरी डिमांडेड पाकिस्तान। ठीक है, साफ है, द कांग्रेस अपोज टू नेशन थ्योरी एंड डिमांडेड पाकिस्तान, बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल competition between the Congress and Muslim League and the British rule led to the decision of the creation of Pakistan। अब आपसे पूछेगा कि ऐसा एक ईयर का नाम बताओ जिसमें कंपटीशन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम के साथ, और जिसने ब्रिटिश ने रोल निभाया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक ही था, वो था आपका 1940s। ये एक मेन टाइम पीरियड था 1940s। इस पैराग्राफ में 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आर्टिकल का मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था कि 14-15 अगस्त को टू नेशन क्रिएट हुई, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, जब पार्टीशन हुई तो ब्रिटिश इंडिया बन गया था क्योंकि उसको ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई थी। तो अब इंडिया और पाकिस्तान बीच में पार्टीशन हुई। फिर टू नेशन थ्योरी दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, फिर इस टू नेशन थ्योरी को अपोज किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और 1940s एक ऐसा ईयर था जिसमें दो लोग की आपसी रंजिश दिखाई दी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कंपटीशन हुआ उसमें, और ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि क्रिएट करेंगे पाकिस्तान को। Thus it was decided that what was still then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and implement. It was decided to follow the principle of religious minorities. अब यहाँ पे साफ यहाँ पे आ गया है कि किस बेसिस पे होगा पार्टीशन। मैंने अंडरलाइन कर दिया ये पॉइंट। यहाँ पे साफ दो क्या लिखा हुआ, thus it was decided that what was still then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and implement. It was decided to follow the principle of religion majorities. इसका मतलब है कि अगर मुस्लिम पीपल ज़्यादा हैं और मेजॉरिटी में है तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और हिंदू वाले अगर इधर मेजॉरिटी में ज़्यादा है, जो पार्ट नॉट पीपल, जो एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा में वो पाकिस्तान में चली जाएगी, और जो मेजॉरिटी हिंदू की है वो इंडिया में रह जाएगी। इसी बेसिस पे पार्टीशन होगा। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, तो यहाँ पे लाइन आपको साफ यहाँ पे लिख दिया है, दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटीज वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड द रेस्ट स्टे इन इंडिया। साफ लाइन समझ में आ गया आप लोग को कि साफ जो एरिया
जो एरिया की पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वो पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा, और जो एरिया की मेजॉरिटी में हिंदू ज़्यादा है वो इंडिया बन जाएगी. The idea might appear simple, but it was presented all kinds of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majorities areas in British India. अब सबसे पहला दिक्कत ये हुआ था कि कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी. इसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़े थोड़े हिंदू भी बसते थे. तो और डिफ़िकल्ट हो रहा था कि कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी. हर जगह थोड़ी थोड़ी हिंदू भी थे उसमें. देयर वॉज 2 areas ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन ऑन द ईस्ट. अब दो ही जगह था कि एक आपका ईस्ट में था और एक आपका वेस्ट में था, जहाँ पे पार्टीशन हो सकता था, जहाँ पे आपका पार्टीशन हो सकता था. There was no way these two parts could be joined, so it was decided that the new country Pakistan will comprise 2 territories, West and East Pakistan. West and East Pakistan separated by long spans of Indian territory. Secondly, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. अब एक और डिफ़िकल्टी ये आई कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ थी एरियाज़, मतलब हर कोई तो नहीं मान रहा था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. मतलब बहुत लोग ऐसे भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, और पार्टीशन हो ही रहा था उस बेसिस पे कि भाई जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी है सब पाकिस्तान में आ जाए. लेकिन कुछ ऐसे मेजॉरिटी थे जो अभी भी इंडिया में रहना चाहते थे. तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट लीडर का नाम आया है, खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी. अब आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, तो क्या आएगा उसमें? खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी. खान अब्दुल गफर खान वॉज स्टैंचली अपोज टू टू नेशन थ्योरी. इसने भी टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था. इसने भी क्या किया था? टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था. इसने भी टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था. इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपल इग्नोर्ड and the north-western frontier provinces has made to merge with Pakistan. जो ये खान अब्दुल गफर खान था उसने भी बोला कि भाई टू नेशन थ्योरी को अपोज करो, सब एक साथ रहते हैं, बंटवारा नहीं चाहिए हमें. बट इसके बात को दबाया गया. सब बोले कि नहीं है, पाकिस्तान तो बन के रहेगा. The third problem was that 2 of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majorities. Eventually, it was decided that these 2 provinces would be bifurcated according to the religion majorities and the district or over lower level. This decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. सो इनका जो डिसीजन था कि साफ यहाँ पे है कि जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एरियाज़ व नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी. मतलब पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी नॉन मुस्लिम की. तो जब बंटवारा हुआ तो इन दोनों एरिया के लोग को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, क्योंकि तब तक उनको डिसाइड ही नहीं किया गया था कि आप लोग कहाँ पे हो, इंडिया और पाकिस्तान. द पार्टीशन ऑफ दीज 2 प्रोविंसेस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन. आपसे पूछ सकता है कि डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन कौन दो एरिया में हुआ था? डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, तो आप क्या बोलोगे? पंजाब एंड बंगाल वर द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन. सिंपल. दिस वॉज द फोर्थ एंड द मोस्ट इंक्रेडिबल ऑफ द प्रॉब्लम्स. दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर्स. सो बेसिकली हम लोग यहीं तक करेंगे आज, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. सो पहले आप ये समझो कि इस यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है, 4th. तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया. सबसे पहला ये था कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये थे कि द प्रिंसिपल जब पार्टीशन होगी वो रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस पे होगी. उसके बाद
खान अब्दुल गफर खान अनडिस्प्यूटेड लीडर है जो टू नेशन थ्योरी को अपोज नहीं करता, उसकी बात भी नहीं सुनी गई और नेशन बनाया गया। उसके बाद पंजाब और बंगाल में मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स रहती हैं। वो एक बहुत डीपेस्ट था कि भाई कैसे उसको ठीक किया जाए। मतलब आधा लोग को तो पता ही नहीं था कि वो पंजाब में है कि बंगाल में है, क्योंकि कुछ हिस्से उधर जा रहे थे, कुछ हिस्से इधर आ रहे थे। फिर अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटीज़। एक भी बेल्ट नहीं था कैसा कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी हो, हर जगह थोड़ी थोड़ी हिंदूज थे वहाँ पे। तो आप जब डीपली पढ़ोगे ना, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है, वो आपको ईजिली दिख जाएगा। सो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने आगे भी